हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर नंबर 18 रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। देखिए वहां पे आप सेक्शन 248 में ऑब्वियसली हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक सब सेक्शन 1 में हम कहते हैं कि आपका नाम काट दिया जाएगा कंपल्सरली, और सब सेक्शन 2 में हम पढ़ते हैं कि कंपनी का नाम रजिस्टर में काटा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही वॉलेंटरी अप्लाई किया है अपना नाम कटवाने के लिए। ये सब सेक्शन 2 के अंदर हम पढ़ते हैं और उसको हम पढ़ते हैं रेड विद किसके साथ? रूल नंबर 4 के साथ। तो रूल नंबर जो 4 है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि आपने आरओसी को एप्लीकेशन देनी होती है एसटी के 2 में 10,000 रुपए की किसके साथ? फीस के साथ, राइट। लेकिन आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग का, जिसे हम कहते हैं सेक्शन 137 एओसी 4 का डिफॉल्ट ना हो या एनुअल रिटर्न एमजीटी 7 का डिफॉल्ट ना हो, वो है तो उसे ठीक है आप कीजिए, राइट। इसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है अपने किससे? रेगुलेटर से। देन ऑब्वियसली अगर आप एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज वगैरह में इन्वॉल्व हैं तो या फिर क्योंकि ये जो रेगुलेटर कौन हो गया? ऑब्वियसली रेगुलेटर हो गया एनबीएफसी वगैरह के लिए आरबीआई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए हाउसिंग फाइनेंस जिसे हम कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट ऑफ 1987, इंश्योरेंस कंपनी के लिए हम क्या कहते हैं? ईडा कह देते हैं। कैपिटल मार्केट्स के लिए हम क्या कह देते हैं भैया? सेबी कह देते हैं, राइट। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सेबी वगैरह हो जाएगा, राइट। तो उसके साथ हम ही कहते हैं एसटी के 2 फॉर्म के साथ एक एसटी के 3 लगता है। इंडेमनिटी बॉन्ड एवरी डायरेक्टर को देना होता है, और अगर 100% गवर्नमेंट कंपनी है तो हम कहते होते हैं कि कम से कम जो इंडेमनिटी बॉन्ड है ऑफिसर देगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी। और एक स्टेटमेंट आप लगा के देते हैं एसटी के 8 में, जो कि आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं। ये एसटी के 2 में जो आपने एप्लीकेशन दी है उससे 30 दिन पहले का, उससे पहले का ना हो सीए के द्वारा। और एसटी के 4 के अंदर एक एफिडेविट दिया जाता है बाय एवरी डायरेक्टर कि ऑब्वियसली कि हमने सारे कंप्लायंसेस कर दिए हैं, सर्टिफाइड है। और जैसे हम कहते हैं कि या तो एसआर पास करना पड़ता है या क्या होता है? कंसेंट लेनी पड़ती है किसकी? 75% मेंबर्स की, और एक स्टेटमेंट पेंडिंग लिटिगेशंस की। अब बेटा ऐसा है 9 जून 2022 को ये एमसी की एक नोटिफिकेशन आई है और उन्होंने आफ्टर सब रूल 3 एक सब रूल 4 इंसर्ट किया है। तो नेचुरल है जिन बच्चों का पेपर 2023 में आएगा या ऑनवर्ड भी कह सकते हैं आप, क्योंकि आपके एग्जाम में वो अमेंडमेंट लागू होती हैं जो एग्जाम होने से 6 महीने पहले की हो। मतलब ये जून की है तो नवंबर 2022 में जिनका अटेम्प्ट है उनके ऊपर ये अमेंडमेंट लागू नहीं होगी। क्या कहा गया है इस रूल ने? कहा है वेयर द रजिस्ट्रार ऑन एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन मेड इन फॉर्म एसटीके 2 कि आरओसी को आपने फाइलिंग करी एसटीके 2 में करी, वो उसे एग्जामिन करेगा। अगर उसे लगता है कि आपसे कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन मांगने की जरूरत है, कोई डॉक्यूमेंट मांगने की जरूरत है, क्योंकि आपने या तो डिफेक्टिव इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट दिए हैं या इनकम्प्लीट दिए हैं, तो आपको रीसबमिट करना पड़ेगा ये फॉर्म कितने दिन के अंदर? 15 दिन के भीतर भीतर। वरना आपका एसटीके 2 फॉर्म जो आपने भरा था क्या मान लिया जाएगा? इनवैलिड मान लिया जाएगा। लेकिन जैसे आप रीसबमिट करते हो, फिर से अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि ये स्टिल अभी भी डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट है, तो ध्यान दीजिएगा आपको एक फर्दर अपॉर्चुनिटी फिर दी जाएगी 15 दिन की। मतलब 15 दिन में ठीक कर लो, फिर भी गड़बड़ है तो दैट मीन्स आपको 2 अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अपना एसटीके फॉर्म नंबर 2 को करेक्ट करने के लिए। वरना ऑब्वियसली आपका फॉर्म क्या मान लिया जाएगा? इनवैलिड। देन इसकी क्लॉज सी कहती है आफ्टर रीसबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन एसटीके 2 मेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज, ये अमेंडमेंट रूल्स 2022 शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ रेकनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीसबमिशन। तो ये क्या कह गया कि भैया ऑब्वियसली ये रूल कब आया है? 9 जून को आया है, राइट। तो उसके बाद आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? 2 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कहता अगर इससे पहले भी अगर आपने रीसबमिट किया हो तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब ये 2 अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इतनी सी चीज है, ये आप अपने हैंड रिटन में से
एड ऑन कर सकते हैं जो हमने लिखा है, जिनका अटेम्प्ट बाद में है। We'll discuss a case study on chapter number 17 along with chapter number 18. 17 में हमने रजिस्टर्ड वैल्यूअर पढ़ा था सेक्शन 247 में, और ऑब्वियसली चैप्टर 18 रिमूवल आता है 248 से लेके कहां तक बेटा 252। लेकिन साथ में हल्का सा जिक्र, ये देखिए लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 45, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं डेफिनेशन किसकी, गवर्नमेंट कंपनी की, वो भी देखेंगे। तो देखिए कहता है ये एक कंपनी है, शॉर्ट में GECL कह लीजिए, रजिस्टर्ड ऑफिस कैलकाटा में है, इनकॉर्पोरेट हुई है जनवरी 2011 को। द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स 21% पेड अप कैपिटल वाइल द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, और ये एक अलग से कह रहा है, ये कौन है, एक अलग से गवर्नमेंट कंपनी है जिस राइट। तो हम जब गवर्नमेंट कंपनी देखते हैं 2 क्लॉज 45 में, तो हम कहते हैं कि कम से कम कितना 51% पेड अप कैपिटल किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल हो, स्टेट हो, या कोई भी कॉम्बिनेशन हो। तो हम इस 21 को लेंगे, हम इस 23 को लेंगे, कितना बन गया 44% बन गया। कहने का मतलब हम किसे नहीं लेंगे, इस 10% को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 10% बेटा गवर्नमेंट कंपनी के पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, रादर किसके पास है, गवर्नमेंट कंपनी के पास है। तो गवर्नमेंट कंपनी के पास कोई होल्डिंग होती है, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं क्या कंप्यूट करने के लिए, वेदर यू आर गवर्नमेंट कंपनी और नॉट। नाउ व्हाट इट सेज, दिस कंपनी इज इंटरेस्टेड इन असर्टेनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स। तो आप अपनी मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालना चाहते हैं। इट इनवाइटेड टेंडर्स एंड आफ्टर थोरो स्क्रूटनी इट शॉर्ट लिस्टेड द फॉलोइंग रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये आपने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं। मिस्टर अनंत एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस लंदन में 5 साल से है। वो भारत में आते हैं, कब आते हैं ध्यान दीजिएगा, 25 नवंबर 2019 को, सिर्फ 1 महीने के लिए, इन टर्म्स ऑफ टेंडर सबमिटेड बाय हिम। तो याद कीजिएगा बेटा, हमने बड़ा क्लियरली ये पढ़ा था कि अगर इंडिविजुअल वैल्यूअर है तो एक कंडीशन आती है रूल 3 में, वो रेजिडेंट होना चाहिए। और रेजिडेंट का मतलब था एज पर सेक्शन 2B ऑफ फेम एक्ट, जिसका मतलब है पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप भारत में मोर देन 182 डेज रहे हो। तो ऑब्वियसली हमें मोटा मोटा ये नजर आ रहा है कि साहब ये तो एलिजिबल हो ही नहीं पाएंगे, राइट। वैसे भी पिछले साल देखना होता है, ये तो इसी साल 1 महीने के लिए आ रहे हैं। अगला मिस्टर आलोक जी हैं, ये भी एक वैल्यूअर मेंबर है, और ये कहां पे है, वन ऑफ द पार्टनर्स हैं मैसर्स ALP एसोसिएट्स। तो ऑब्वियसली हमने कहा था वैल्यूअर फर्म भी हो सकती है। मिस्टर आलोकनाथ वाज गिवन सेकंड प्रेफरेंस राइट बाय द कंपनी। ठीक है, आगे देखते हैं। देन एक तीसरा है मैसर्स MNC वैल्यूअर्स एंड एसोसिएट्स LLP। तो इट्स अ LLP based at Calcutta and all the partners of the firm are valuer members of a registered valuer organization. It was given third preference by what, GECL for undertaking the valuation of assets. तो देखिए हमें आलोकनाथ से भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही, और ये जो LLP है इससे रिलेटेड भी कोई दिक्कत, इनएलिजिबिलिटी तो सीधा सीधा नहीं दिख रहा है कि हाँ कंप्लायंसेस दिख रहे हैं। नाउ आगे कहता है GECL के पास 15% पेड अप कैपिटल है, ये कंपनी है इसकी। हाउएवर ROC हैविंग रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट PM वाज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस। तो देखिए जैसे हमने अगला पैरा स्टार्ट किया, हमें नजर आ गया कि ये अब कहां जा रहा है, चैप्टर नंबर 18 की तरफ जा रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं दिमाग लगा के अटेम्प्ट कीजिए, बेहतर होगा। अभी आपने किसके बारे में पढ़ा है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बारे में पढ़ा, तो उसके ऊपर आप पहले क्या कर लें, देख लीजिए कोई क्वेश्चन है क्या, या गवर्नमेंट कंपनी पढ़ के आए, देख लीजिए कोई क्वेश्चन है क्या। जैसे पहला प्रश्न है, फ्रॉम द केस सिनारियो it is observed that the share of central government is 21%, state government of Gujarat 23 और वो कंपनी वाला 10 था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल इन सच अ सिचुएशन। तो एक चीज तो क्लियर है, क्या आप गवर्नमेंट कंपनी है, नहीं है। यहां ये कह रहा है इज अ गवर्नमेंट कंपनी, मैं आगे देखूंगा नहीं। ये कह रहा है इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी सिंस, हाँ ये ठीक लग रहा है यहां तक, लेकिन आगे बढ़ते हैं। सिंस CGSG एंड नवयुग अ गवर्नमेंट कंपनी होल्ड्स ओनली 54% विच इज लेस देन 55। तो ये लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही कौन सी है, 51 की है। तीसरा कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी हम जानते नहीं है, तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाऊंगा, नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। सिंस CG एंड SG के पास कितना है 44% है, जबकि थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है 51%, सो आई नो दिस इज द करेक्ट आंसर।
तो देखिए जो पैरा हमने पहले पढ़ा गवर्नमेंट कंपनी का, हमें क्या दिख गया, सीधा सीधा क्वेश्चन। देन हमने अगला किससे रिलेटेड पढ़ा था बेटा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। आइए देख लेते हैं। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ मिस्टर अनंत वॉज प्रेफर्ड। देखिए अनंत मैंने कहा था वो क्या नहीं है, वो क्योंकि आपको एलिजिबिलिटी मीट करनी होती है। ये रूल नंबर देखिए 3 के अंदर 11 कंडीशंस आती है, उनमें से एक रेजिडेंट वाली कंडीशन है। तो हम कहेंगे ये बन नहीं सकता क्योंकि वो रेजिडेंट नहीं है। तो मुझे तो सीधा सीधा ए ऑप्शन पढ़ के ये आंसर क्या लगा, ठीक लगा। तो आप बाकी भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं। कहता नहीं बन सकता क्योंकि ये बड़ा टफ काम है, टेडियस मीन्स बेकार पॉइंट हो गया। कैन एक्ट, एक्ट तो वो कर ही नहीं सकता, हम जानते हैं। मिस्टर अनंत कैन एक्ट एज वैल्यूअर, कहता इन लंडन इज आउट ऑफ इंडिया फॉर लेस देन 7 years। ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा भी चाहे देख लीजिए, कैन एक्ट क्योंकि वो लंदन में है। नहीं भैया, हमें कंडीशन एक सेटिस्फाई करनी है, कौन सी वाली, ये रेजिडेंट वाली नहीं की, तो हमारी तरफ से आंसर क्या है, ए बन जाता है। नाउ अब हम आगे प्रश्न नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हम भी जानते हैं 2 पैरे पढ़े थे, उन पे 2 क्वेश्चन हमें मिल गए हैं। अब अगला पैरा जो हम पढ़ रहे थे दोबारा देख लीजिए। कहता आपके पास 15% शेयर्स इस कंपनी के हैं, लेकिन रजिस्ट्रार having reasonable cause to believe that PML was not carrying on in business operation ordered a physical verification of registered office। तो याद कीजिएगा 248 सबसेक्शन 1। ऑब्वियसली हम क्या पढ़ के आते हैं, कंपल्सरी रिमूवल पढ़ते हैं, आरओसी के द्वारा 4 कंडीशन पढ़ते हैं, और उनमें एक कंडीशन ये भी है कि सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 9 में हमने कहा था फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद उसे पता चलता अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो भैया आपको नोटिस देते हुए आपका नाम काट सकता है। देन कहता आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ पीएमएल द रजिस्टर फाउंड एन ओपिनियन दैट द कंपनी एक्चुअली वाज नॉट कैरिंग एन बिजनेस ऑपरेशन, देयरफॉर उसने एक नोटिस दिया है, और ऑब्वियसली वो नोटिस हमने पढ़ा था किसको दिया जाता है, कंपनी को भी दिया जाता है एंड सारे डायरेक्टर्स को, टू द कंपनी एंड ऑल ऑफ इट्स डायरेक्टर्स इंडिकेटिंग हिज इंटेंशन टू रिमूव द नेम if no explanation along with copies of relevant documents were filed within a period of 30 days from the date of notice, क्योंकि 30 दिन का नोटिस होता है। Since no cause to the contrary was shown by the company, लेकिन कंपनी की तरफ से ऐसा कोई रिप्लाई नहीं है कि हम काम कर रहे हैं। The registrar after following the requisite procedure removed the name and a notice dated 30th October 2020 to this effect was published where in the official गैजेट में पब्लिश कर दिया गया है। ऑन पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिस इन द ऑफिशियल गैजेट एंड इट्स प्लेसमेंट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, ये भी हमने पढ़ा था कि वेबसाइट पे एमसीकी डालना है। कहता कंपनी हो जाती है डिसॉल्व। आफ्टर डिसोल्यूशन एज अबव फ्रॉम दिस डेट अंडर सेक्शन 248 इट सीजेस टू ऑपरेट एज अ कंपनी एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज डीम्ड टू हैव बीन कैंसल फ्रॉम सच डेट। तो देखिए 249 में हम यही पढ़ के आते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ऑब्वियसली आप काम नहीं करेंगे, आपका सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, मान लिया जाएगा कैंसिल कर दिया गया है। आइए प्रश्न देखते हैं। कहते हैं इन केस पीएमएल इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर द रजिस्ट्रार ऑफ द रजिस्टर्ड, जिससे उनका नाम कटा है फ्रॉम आरओसी एंड इट्स डिसोल्यूशन एंड देयरफॉर इट डिजायर्स टू फाइल एन अपील टू द ट्राइब्यूनल। तो देखिए हमने 252 आपको याद होगा, हमने रिवाइवल के ऊपर पढ़ा था सेक्शन 252, और जिसमें हमने पढ़ा था 3 साल का नॉर्मली क्या रहता है, टाइम 2 टाइम पीरियड 2 सिचुएशन पढ़ी थी, 3 साल वाली और एक 20 साल वाली, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शैल बी एप्लीकेबल इन सच अ सिचुएशन। तो पहले में लिखा है कि कंपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है 1 साल, दूसरे में लिखा है 2 साल, तीसरे में लिखा है 3 साल, चौथे में क्या लिखा है 5 साल। जैसे ही आप देखते हैं 3 साल तो आपको नजर आ जाता है कि यस आप एप्लीकेशन क्या फाइल कर सकते हैं 3 साल के भीतर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एप्लीकेबल इन केस पीएमएल डिनाइज टू डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटीज एंड अदर ऑब्लिगेशंस कंटेंडिंग दैट द डिसोल्यूशन दैट आफ्टर डिसोल्यूशन इट हैज सीज्ड टू ऑपरेट। देखिए हमने ये भी क्लियरली पढ़ा था कि चाहे डिसोल्यूशन हो गई है लेकिन अगर आपने लायबिलिटीज नहीं भी पे की हैं, क्योंकि आपको अलाउ कर दिया जाता है कि अगर आपने क्या कर दी है, सफिशिएंट प्रोविजन कर दी है, तो हमने कहा था एक तरह से चाहे डिसोल्यूशन आ गया लेकिन हम मान लेंगे कंपनी स्टिल कंटिन्यू हो रही है इस काम के लिए, रियलाइजिंग एसेट एंड पेइंग ऑफ व्हाट लायबिलिटीज। सो द कंटेंशन ऑफ द पीएमएल, क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिएगा कंपनी ने क्या किया, मना किया है लायबिलिटीज देने से, तो आप मना तो कर ही नहीं सकते।
तो यहां लिखा है, कहता कंटेंशन इज वैलिड, ये गलत है, कंटेंशन इज वैलिड, ये भी गलत होगा, कंटेंशन डी भी देख लो वैलिड है, तो हमें पहले ही मालूम आंसर, तो एक चीज तो पक्का है, क्या निकल के आएगा, इनवैलिड, सिंस द डिसोल्यूशन शैल नॉट अफेक्ट रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू इट एंड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी और ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट, suppose PML on its own decides to file an application to the registrar for removal of its name from, तो कंपनी अपने आप जा रही है वॉलंटरी, जो हमने 248 सबसेक्शन 2 में देखा, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच शैल बी एप्लीकेबल इन सच अ सिचुएशन। कहता कंपनी को परमिटेड नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप फाइल कर सकते हैं वॉलंटरी रिमूवल के लिए, पहला तो गलत है। ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ एट द बोर्ड मीटिंग कैन पास ए रेजोल्यूशन, देखिए हमने बात करी थी 75% की मेंबर्स की कंसेंट लीजिए या क्या पास कीजिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए, तो ये बोर्ड मीटिंग वाली तो हम नहीं बात देखेंगे। हाँ, कंडीशन ये भी थी आपने सारी क्या पे करनी है, लायबिलिटीज एंड पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यहां गलत हो गया क्योंकि ऑर्डिनरी नहीं था। डी में चलते हैं, after extinguishing all liabilities and passing a SR या obtaining consent of what 75% of members in terms of paid up capital, जिनके पास 75% की क्या है, paid up capital है, may file an application. This is the perfect answer, option number D। तो यहां हमारी केस स्टडी समाप्त होती है। थैंक यू।